नमस्कार। जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा में सरकार के द्वारा बजट पेश कर दिया गया है और बजट के ऊपर विभिन्न प्रकार की बातें शुरू हो गई है। जैसे कि इस राज्य को ज्यादा मिला, उस राज्य को कम मिला, सरकार टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है, सरकार ने नागरिकों को राहत नहीं दी। अनेक अनेक प्रकार की बजट के ऊपर बातें शुरू हो गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि बजट की बेसिक चीजें क्या है, बजट कैसे बनती है, बजट क्यों बनती है, बजट का क्या प्रभाव होता है, संविधान में बजट को लेकर क्या व्यवस्था है, आदि आदि चीजों पर, बजट की बुनियादी चीजों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। यानी संविधान ने बजट के लिए कोई और शब्द का प्रयोग किया है जिसे हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 के तहत संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के एक वर्ष के अनुमानित आय और अनुमानित खर्चे को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा और इसी को सामान्य शब्दावली में बजट कह दिया गया है। 2017 से पहले तक सरकार दो प्रकार के बजट पेश किया करती थी, एक को रेलवे बजट कहते थे और दूसरे को आम बजट कहते थे। 1921 में एकवर्थ समिति, अंग्रेजी शासन के समय में 19 में एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पे 1924 में रेलवे और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था, जिसे 2017 में आज की सरकार ने फिर से एक कर दिया और तब से यह बजट एक एकीकृत बजट आम बजट के रूप में चला आ रहा है। सामान्यतः यह बजट पहले फरवरी के अंतिम में पेश किया जाता था, अब यह बजट फरवरी महीने की शुरुआत में 1 या 2 तारीख को ही पेश कर दिया जा रहा है। इसके पीछे के अलग तर्क हैं कि सरकार को बजट की प्रक्रियाओं को पूरा करने का समय मिल जाए। पहला सवाल यह है कि बजट क्या है? क्या बजट का अर्थ सिर्फ कुछ भारी भारी शब्दों से है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट, जैसे कि टैक्स बायोन्सी, रेवेन्यू डेफिसिट आदि शब्द? क्या बजट इन भारी भारी शब्दों से है या बजट का कोई सामान्य सा अर्थ भी है? यह समझने के लिए जब हम बजट का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि बजट वह प्रक्रिया है जहां सरकार संसद के समक्ष और अंततः देश के सामने अपने एक साल के वित्तीय हालात के बारे में बताती है। यानी कि सरकार ये बताती है कि देश के वित्तीय स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ सरकार की किस स्थिति में है। और इसके द्वारा सरकार मुख्यतः 3 बातें बताती है। पहली बात ये कि सरकार की आय पिछले वर्ष की तुलना में कितना हुआ है, यानी सरकार ने पिछले एक वर्ष में कितनी इनकम जनरेट की है, सरकार का आय क्या है। दूसरी चीज, सरकार का खर्च क्या है, यानी कि सरकार ने पिछले वर्ष कितना खर्च किया है। और तीसरी चीज कि सरकार के ऊपर कर्ज क्या है। यानी कि बजट के माध्यम से 3 बड़ी बड़ी बातें जनता के सामने, देश के सामने सरकार रखने का प्रयास करती है। इसके अलावा सरकार इन्हीं 3 बातों को अगले वर्ष के संदर्भ में भी बताती है, जैसे कि अगले वर्ष आय की संभावना क्या है, जैसे कि अगले वर्ष खर्च का अनुमान क्या है और अगले वर्ष उधारी की संभावना क्या है। यानी कि जब हम इन बिंदुओं पर गौर करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर बजट से निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात कि सरकार के राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां कितनी है, यानी कि सरकार को कितना आय होने वाला है। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के कौन से उपाय और साधन किए हैं, यानी कि सरकार कौन सा प्रयास कर रही है जिससे सरकार के इनकम को बढ़ावा मिले। क्या सरकार किस क्षेत्र में निवेश कर रही है, सरकार किस क्षेत्र में विनिवेश कर रही है, सरकार किस सेक्टर पे टैक्स बढ़ा रही है, सरकार कहाँ पे टैक्स कम कर रही है, सरकार किन क्षेत्रों से अपने हाथ खींच रही है, सरकार किन क्षेत्रों में अपना हाथ आगे बढ़ा रही है, ये चीज। अगली चीज, सरकार के खर्च का अनुमान क्या है और खर्च का क्षेत्र क्या है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें कि सरकार ने शिक्षा को बजट का हिस्सा बढ़ा दिया, स्वास्थ्य को बजट का हिस्सा बढ़ा दिया, सरकार ने इस क्षेत्र में बजट का हिस्सा कम कर दिया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार की जो खर्चे हैं उस खर्चों की प्राथमिकता क्या है, सरकार किस तरफ जा रही है, किस प्रकार की खर्च कर रही है। इसके साथ साथ सरकार को आगामी वर्ष के लिए उसकी आर्थिक नीति, कर व्यवस्था और खर्च की व्यवस्था का भी हमें पता चलता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और कोई सरकार जब अपने कार्यकाल के आरंभिक वर्ष में होती है, जैसा कि इस बार मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के आरंभिक वर्षों में प्रथम बजट पेश कर रही है, इससे हमें यह अनुमान लगता है कि अगले 5 वर्ष में देश किस तरफ जाने वाला है। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि आखिर बजट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि बजट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट हमारे रोजाना की जिंदगी को बहुत प्रकार से प्रभावित करता है
और जब बजट हमारे पास आ रहा होता है, जब बजट का दिन आ रहा होता है, तो आप देखते हैं कि उसके पहले से विभिन्न प्रकार की कमेंट्री टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे शुरू हो जाते हैं, अखबार में और खास करके गॉसिप्स में, घर पे, हर जगह पे बजट की चर्चा शुरू हो जाती है। छोटे व्यवसायी से लेकर बड़े व्यवसायी से लेकर शेयर मार्केट से लेकर आम उपभोक्ता तक बजट में रुचि रखते हैं। लेकिन बड़ी बात और समझने वाली बात यह होती है कि उनकी जो बजट संबंधी रुचि होती है वो उनके निकट जरूरतों से जुड़ी होती है, जैसे कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, किस तरफ जाया जाए, क्या हमारे आगे की प्लानिंग होगी। लेकिन बजट का इतना ही महत्व नहीं है। बजट का महत्व सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम ये बात करते हैं कि बजट क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमें ये बात करना पड़ता है कि सरकार की वित्तीय स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ सरकार के नागरिकों के फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। यानी कि सरकार बजट में कुछ और नहीं करती, बल्कि नागरिकों से प्राप्त पैसे का प्रबंधन करती है। और इसको हम और आसानी से समझना चाहें तो एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुई मार्गरेट थ्रेचर, उनके शब्दों को इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया है। मैं आपको हूबहू उनके शब्दों को बता रहा हूं। वो ये है कि लेट अस नेवर फॉरगेट दिस फंडामेंटल ट्रूथ, the state has no source of money other than money earned from people. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your saving or by taxing you more. It is not good thinking that someone else will pay, that someone else is you. इसका अर्थ ये है कि सरकार बजट में अनिवार्य रूप से हमारे द्वारा दिए जाने वाले पैसे का प्रबंधन करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सरकार कुछ उधार लेती है, अगर सरकार की प्राप्ति और सरकार के खर्चों के बीच का गैप होता है, तो सरकार उधारी लेती है। सेंट्रल बैंक के माध्यम से, मार्केट के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से सरकार उधारी लेती है। तो जब सरकार उधारी लेती है तो वो सरकार उधारी नहीं लेती है, वो नागरिकों के ऊपर उधार आता है। उसे या तो हम पे करेंगे या हमारे आगे आने वाली जनरेशन पे करेंगे। तो बजट का महत्व इस रूप में है कि सरकार की वित्तीय हालात जो अंततः नागरिकों की वित्तीय स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है। तो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये तो जरूरी है ही, यह भी जरूरी है कि आने वाली जनरेशन पे क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कर्ज का बोझ बढ़ने वाला है, या सरकार के पास राजस्व की हालात ठीक है। इसलिए जरूरी है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में दो चार कर्तव्य हम निभाएं, जैसे कि सरकार का पैसा कहां से आ रहा है और कितना आ रहा है, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें जानकारी होना चाहिए कि आखिर सरकार पैसा कहां से ले रही है और किस जगह से कितना ले रही है। दूसरी चीज कि सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं वो खर्च कहां कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत चीजों पे सरकार की प्राथमिकता कितनी है। और सबसे बड़ी चीज कि सरकार के ऊपर कर्ज की मात्रा और उसका रूप क्या है, यानी कि सरकार ने कर्ज कितना लिया है और किस किस जगह से लिया है, किस किस शर्त पे लिया है, क्योंकि उसका असर हम पे और अंततः हमारे आने वाली आगे की जनरेशन पे पड़ना है। अगली बात कि सरकार बजट से अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है। सरकार बजट का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए भी करती है। सरकार दो प्रकार से बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। पहली चीज यह तय करके कि किस पर टैक्स लगाना है और कितना टैक्स लगाना है। सरकार ये तय करती है कि टैक्स किस पर लगाना है। उदाहरण के लिए सरकार कई बार बिजनेसेस को छूट देती है और हम ये समझते हैं कि बिजनेसेस को छूट देकर सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। लेकिन जब सरकार बिजनेसेस को छूट कर देती है तो इससे देश के अंदर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। हमारे यहाँ निवेश आमंत्रित होता है और जब निवेश आमंत्रित होता है, आर्थिक गतिविधियां तेज होती है, तो आप जानते हैं कि जॉब क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होता है और इनसे अंततः देश के नागरिकों को लाभ मिलता है। तो सरकार बजट के माध्यम से पहला काम ये करती है कि वो तय करती है कि किस पे टैक्स लगाना है और कितना टैक्स लगाना है। इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बजट से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार दूसरा काम यही करती है कि कहां खर्च करना है और कितना खर्च करना है। जैसे कि जब देश को आजादी मिली तो सरकार ने कृषि और बुनियादी सेवाओं को वरीयता दिया, तरजीह दी। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार की प्रायोरिटी थी और उसी प्रायोरिटी का नतीजा हुआ कि हरित क्रांति जैसी चीजें हुई और देश आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। तो सरकार अपनी प्राथमिकता खर्च करने की प्राथमिकता से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। उसी तरीके से मंदी के समय सरकार की वरीयता रहती है कि अधिक से अधिक कंजप्शन हो, जिससे देश को मंदी की साइकिल से बाहर निकाला जा सके। उसी प्रकार से 2019 और 24 के साइकिल में सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की। निजी निवेश के लिए अनेक
प्रकार से छूट लेकर आए और उन छूटों का नतीजा यह हुआ कि अनेक प्रकार से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। तो सरकार बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बजट की प्रक्रिया क्या है। आप ये जानते हैं कि भारत की संसद में 2 सदन हैं और भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा। संविधान ने राज्यसभा को बजट के मामले में कम अधिकार दिया है लोकसभा के तुलना में। संविधान में के आर्टिकल 112 में वित्तीय मामलों में लोकसभा की सर्वोच्चता की बात की गई। आर्टिकल 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, और संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि लोकसभा वित्तीय मामलों में राज्यसभा से सुपीरियर सर्वोच्च स्थिति रखती है। कोई भी बजटीय दस्तावेज 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को लोकसभा को वापस करना होता है। यानी कि लोकसभा से गया हुआ बजट का डॉक्यूमेंट राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन बाद अगर वो नहीं वापस करती तो उसको राज्यसभा के द्वारा पास कर लिया मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा बजट पे कोई सुझाव देती है तो ये लोकसभा का अंततः अधिकार है कि वह इन सुझावों को माने या न माने। इसका अर्थ यह है कि संविधान ने लोकसभा को बजट के संदर्भ में राज्यसभा से ऊपर रखा है। दूसरी संसद की व्यवस्था यह है कि संसद की अनुमति के बिना कोई भी टैक्स न तो लगाया जा सकता है, कोई भी टैक्स न तो हटाया जा सकता है। यानी कि वित्तीय मामलों में संसद की सर्वोच्चता है। कार्यकारी अधिकार नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ कर देगी। कार्यपालिका के पास अधिकार नहीं है, ये अधिकार संसद के पास है, यानी विधायिका के पास है कि कर लगाना है या कर हटाना है। कर की अनुमति के लिए सरकार को संसद के पास जाना होता है। संसद की अनुमति के बिना कोई कर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। अगेन कार्यपालिका संसद के सामने मनमानी नहीं कर सकती है। यह संसद का अधिकार है कि कर कैसे एकत्रित करना है। और राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का विवरण संसद में रखवाएगा। संविधान ने बजट के संदर्भ में स्पष्ट व्यवस्था दी है। राष्ट्रपति पिछले साल का, आगे के साल का जो वित्तीय विवरण है वो संसद के समक्ष रखवाएगा। संविधान में भारत में संचित निधि का भी उल्लेख किया गया है कि भारत का एक कंसोलिडेटेड फंड होगा और इस संचित निधि में सरकार का सारा राजस्व जमा होता है, सारी अग्रिम प्राप्ति या एडवांस सरकार के। इस संचित मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक कोष है जहां सरकार का राजस्व जमा हो रहा है और इस कोष से खर्च की अनुमति के लिए संसद की अनुमति चाहिए। यानी कि कार्यपालिका को, यानी कि सरकार को, यानी कि कैबिनेट को, यानी कि एग्जीक्यूटिव को अगर कोई खर्च करना है इस कंसोलिडेटेड फंड से तो उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन हर केस में नहीं। एक कंसोलिडेटेड फंड के से किए जाने वाले खर्च को 2 प्रकार में बांटा गया है। 2 डिफरेंट टाइप्स इसके किए गए हैं। पहला संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा संचित निधि से किया गया व्यय। संचित निधि से भारित व्यय वह व्यय है जिसमें संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता, केवल चर्चा ही हो सकती है। उसको संसद के अनुमति की जरूरत नहीं है, आप चर्चा कर लीजिए। और इसमें जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाने वाला वेतन, लोकसभा अध्यक्ष को वेतन भत्ते दिया जाने वाला वेतन और भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों को दिया जाने वाला वेतन और भत्ता, इस प्रकार के खर्चे भारत की संचित निधि पे भारित बताए जाते हैं। यानी कि इस पे संसद के अनुमति की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये लोग अपने विवेकाधिकार से बिना दबाव से काम कर सके, इन पे विधायिका या कार्यपालिका का दबाव न हो, ये किसी दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो संचित निधि पर किया गया व्यय है, संचित निधि से किया गया व्यय है। इसका अर्थ ये है कि लोकसभा इस पे चर्चा भी करती है, मतदान भी करती है और इसको अस्वीकृत या स्वीकृत भी कर सकती है। हालांकि ध्यान दीजिए, लोकसभा में बहुमत का दल सरकार बनाता है। ऐसे में अगर किसी व्यय को जो संचित निधि से किया गया है उसको लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार बहुमत में नहीं है और सरकार गिर जाएगी। तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें मतदान हो सकता है और इस मतदान के माध्यम से इसको स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। संसद में बजट को 6 चरणों से गुजरना होता है। 6 स्टेप से गुजरकर बजट की प्रक्रिया पूरी होती है। पहला स्टेप है बजट का प्रस्तुतिकरण, जिसमें बजट के भाषण से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। सरकार अर्थव्यवस्था के हालात के बारे में, अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से
देश की जनता को अवगत कराती है। बजट के प्रस्तुतिकरण के दिन बजट का भाषण होता है और बजट भाषण के दिन वित्त मंत्री बजट के ऊपर भाषण करते हैं और यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बजट भाषण के बाद 3-4 दिन आम बहस का जो दूसरा चरण है उसको हम आम बहस कहते हैं, जनरल डिबेट है। आम बहस के दिन 3-4 दिन तय कर दिया जाता है। इन 3-4 दिन बजट के विभिन्न भागों पे संसद के सदस्य चर्चा करते हैं, इस पे डिबेट होती है, इस पे बहस होती है। इसके बाद चूंकि बजट एक विस्तृत डॉक्यूमेंट होता है, तीसरे चरण में बजट को विभागीय समिति द्वारा जांच के लिए भेज दिया जाता है। संसद इस अवधि में 3-4 हफ्ते का ब्रेक लेती है और इस 3-4 हफ्ते में संसद की जो 24 के लगभग समितियां हैं, उन अस्थायी समितियों द्वारा इनकी जांच की जाती है। मांगों का मूल्यांकन किया जाता है। जो डिमांड्स विभिन्न कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं, विभिन्न विभागों और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है, जो खर्च की मांग की जाती है, जो पैसा मांगा जाता है, उन पे इन समितियों के द्वारा बात की जाती है, इन पे उसकी जांच की जाती है, उस पर चर्चा की जाती है। क्योंकि ये संसद में नहीं हो सकता, एक बड़ा काम है, तो इसको विभागीय समितियां ब्रेक के टाइम में 3-4 हफ्ते के ब्रेक में इसको काम को करती है और इसके बाद उन चर्चा को लेकर वो आते हैं चौथे स्टेप पे, जिसको हम कहते हैं अनुदान की मांग। और सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों ने जो अनुदान की मांग की है, उस अनुदान की मांग पर फिर मतदान होता है और मतदान के बाद चूंकि सरकार का बहुमत सामान्यतः होता है, हालांकि इसमें विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव या अन्य प्रकार के कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे सरकार से ये गुजारिश की जाती है कि आप इस नीति में परिवर्तन करें, दूसरे कटौती प्रस्ताव में ये गुजारिश की जाती है कि आप खर्च में कटौती करें। अनेक प्रकार के कटौती प्रस्ताव भी इस चरण पे आते हैं। और 5वें चरण में सरकार एक कानून बना के, जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, सरकार एक कानून बना के एक एक्ट लाकर संसद के समक्ष रखती है और कहती है कि हमें खर्च की अनुमति दी जाए। जब ये एक्ट पास हो जाता है तो सरकार को खर्च की अनुमति दी जाती है और फिर सरकार अंतिम चरण में अपने वित्तीय प्रस्तावों को लेकर एक वित्त विधेयक लेकर आती है और इस वित्त विधेयक को पारित होने के साथ ही सरकार के वित्तीय प्रस्ताव पास हो जाते हैं, सरकार को खर्च की अनुमति मिल जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार को खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का एक चेक है और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। सरकार विशेष स्थिति में संसद से कुछ प्रकार के खर्च की और अनुमति भी मांगती है। विनियोग विधेयक के अलावा, जो भी पास हुआ विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, उसके अलावा कुछ अन्य विशेष स्थितियां भी पैदा होती है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के लिए अलग अलग मांग की जाती है। पहला है लेखा अनुदान, जिसे हम वोट ऑफ अकाउंट कहते हैं। सामान्यतः बजट की पूरी प्रक्रिया पूरे होने में समय लगता है और ऐसे में सरकार 2 महीने के लिए बजट का 1/6 हिस्सा एडवांस में पास करवा लेती है, जिसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान। दूसरी जो मांग होती है उसको हम कहते हैं अनुपूरक अनुदान। उस चीज को कहते हैं जब किसी सेवा के लिए हमने कुछ बजट अलॉट किया, जैसे कि हमने शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपया अलॉट किया और वो 1000 रुपये दिसंबर आते आते खत्म हो गए और 2 महीने अभी भी बाकी है, यानी कि सेवा के लिए तय की गई बजट का हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन अवधि पूरी नहीं हुई और न सेवा का कार्य पूरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कॉम्प्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड करती है संसद से, अनुपूरक बजट, अनुपूरक मांग इसको हम कहते हैं। तीसरा जो मांग है उसको हम कहते हैं अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान उस अनुदान को कहते हैं जब सरकार को बीच में कोई नई सेवा की शुरुआत करनी पड़े जिसका प्रावधान संसद जो बजट अभी पास हुआ है उसके अंदर नहीं था। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई ऐसी आपदा आ गई, कोई ऐसा नया चीज सामने उत्पन्न हो गया जिसकी चर्चा बजट में नहीं की गई थी और सरकार को उस पर खर्च करना है, तो सरकार अतिरिक्त अनुदान की मांग संसद से करती है। एक और अनुदान जो सरकार मांग करती है उसको हम कहते हैं प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट। कई बार देश में आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आपात स्थिति में देश के सामने इतना समय नहीं होता सरकार के पास कि वो संसद को पूरा ब्यौरा लिख के दे कि हमें इतना इतना खर्च की जरूरत है। ऐसी आकस्मिक स्थिति में अप्रत्याशित मांग, जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड अराइज हो गया है, उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार वोट ऑफ क्रेडिट लेती है। यानी सरकार के क्रेडिट पे वो कि सरकार का ये अपना क्रेडिट है, इसलिए सरकार को वो प्रत्यानुदान दे दिया जाता है। इसमें सरकार को बिना कोई ब्यौरा दिए पैसे मिल जाते हैं। ये आपात स्थिति में ही होता है, सामान्यतः नहीं। और एक और स्थिति है जिसको हम कहते हैं अपवादा अनुदान। विशेष प्रयोजन के लिए कोई स्पेशल डिमांड आ गई तो वित्तीय वर्ष के साधारण खर्च से अलग हम अपवादा अनुदान का प्रोविजन करते हैं। ध्यान यह भी रहे कि विभिन्न भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाएं नहीं है, उनका बजट भी संसद से ही पास होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने का कोशिश किया है कि बजट एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन
बजट को समझकर हमें बजट पे एक जागरूक नागरिक की तरह नजर रखना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल देश के वित्तीय हालात बल्कि अंततः हमारे अपने वित्तीय हालात पे असर पड़ता है। तो हमारी जागरूकता इस बात में होनी चाहिए कि हम सरकार के ऊपर तो नियंत्रण रखें ही, सरकार के ऊपर निगरानी भी रखें, और ये काम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में करते हैं, और हम विभिन्न माध्यमों से सरकार के ऊपर इस निगरानी को बनाए रखकर देश के वित्तीय हालात को समझने में और उसको ठीक रास्ते पे ले जाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।